नमस्कार, हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ज्ञान सर ऑनलाइन क्लास में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग 2011 का पीवाईक्यू क्लास 10th बिहार बोर्ड। सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरुआत हुआ था? तो राजस्थान से 2005 में। सूचना का अधिकार आंदोलन के तहत क्या है कि आप किसी भी स्थान यानी खास करके सरकारी तंत्र में आपके सूचना के अधिकार के प्राप्ति के अधिकार है, यानी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप कभी देखे होंगे कि ब्लॉक में कहीं कहीं दीवारों पे, ब्लॉक में नहीं या कहीं भी पोस्टर वगैरह पे सरकारी तंत्र के आसपास वहां पे नाम लिखा रहता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई का फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। हालांकि 2005 लिखने से मतलब है 2005 में ये पारित हुआ था। भारत का एक कानून है, यानी सूचना का अधिकार एक भारत का कानून है जो नागरिकों को सरकारी विभागों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूद जानकारी तक पहुंचने का अधिकार देता है। मतलब आम आदमी जो नागरिक हैं, सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास जो जानकारी है वहाँ तक पहुँचने का अधिकार देता है कि आप उसे दिखाइए हमें सरकार के कामकाजों को, जिससे सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन्स है कि जिससे सरकार के कामकाज, मतलब सरकार के कामकाज की पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी रहती है कि काम सही ही होना चाहिए, वरना नागरिक आम आदमी सूचना के अधिकार के तहत उसका जवाबदेही मांगेगा। पारदर्शिता जवाबदेही बढ़ती है। पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। यहाँ पे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। यह नागरिकों को रिकॉर्ड देखने, नोट्स लेने, प्रमाणित प्रतियां लेने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से, मतलब कंप्यूटराइज रूप से संग्रहित जानकारी, कंप्यूटर में डाटा के रूप में जो संग्रहित इंफॉर्मेशन से प्राप्त करने का अनुमति देता है कि आप उसे डिस्क्लोज कीजिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। सूचना के अधिकार पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? तो याद रखेंगे 12 अक्टूबर 2005। और ये हुआ कहाँ? राजस्थान में। 12 अक्टूबर 2005। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि आपको डेट याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चंस। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम के तहत जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी कितने समय में प्रदान की जानी चाहिए? ऑप्शन है 30 दिन, 48 घंटे, 15 दिन, 72 घंटे। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, 48 आवर्स। ठीक है, 48 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है? ठीक है, फंडामेंटल राइट है। देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत है। देखिए 19 का एक का क भी लिखता है कभी कभी, ये यही है। अब आपको मौलिक अधिकार देता है ये अनुच्छेद 14 नहीं, अनुच्छेद 19 एक का ए, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 1 का क, अनुच्छेद 1 के क में हमें सूचना का अधिकार वैसे आता है क्वेश्चन कि अनुच्छेद 19 में किस चीज़ के बारे में कहा गया है। तो याद रखें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कहा गया है। ठीक है, आगे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरटीआई अधिनियम 2005 अधिनियम के इंग्लिश एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों को जानकारी से वंचित करना? नहीं, कभी नहीं। शासन में पारदर्शिता
शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। थोड़ा सा वेट करते हैं। केवल भ्रष्टाचार को रोकना नहीं, केवल सब सोचते नहीं है। केवल सूचना तक पहुंच प्रदान करना, केवल सब हटाइए। शासन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी लाना। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक त्रिस्तरीय प्रणाली है। त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर पर, 3 लेवल पर द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। याद रखेंगे 73वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय में कौन कौन थे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल है। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत है। यह प्रणाली यह ग्रामीण विकास और निर्णयों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है, जिससे महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण भी होता है। आइए पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित प्रमुख प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं हम लोग। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर कौन सी व्यवस्था शुरू की गई थी? ऑप्शन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, त्रिस्तरीय राज व्यवस्था। तो ऑप्शन टिक करेंगे त्रिस्तरीय राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? तो सबसे पहले राजस्थान ने राजस्थान में जब नागौर से शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1959। व्यवस्था में महिलाओं, SC ST के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? अनुच्छेद 243 से 243 सी, 243 डी, 243 जी। तो ऑप्शन टिक करेंगे 243 डी सी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का संचालन कौन सी संस्था करती है? भारत का चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, जिलाधीश और राज्यपाल। तो ऑप्शन टिक करेंगे राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग। पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी स्वशासन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। सी ऑप्शन है केंद्रीय योजना का क्रियान्वयन। डी ऑप्शन है न्यायपालिका का स्थापना। तो याद रखेंगे इसमें होगा आंसर शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन बी टिक करेंगे शक्तियों का विकेंद्रीकरण। यदि किसी पंचायत को समय से पहले भंग कर दिया जाए तो चुनाव कितने समय के भीतर होना चाहिए? ऑप्शन ए 3 महीना, ऑप्शन बी 6 महीना, ऑप्शन सी 1 साल, ऑप्शन डी 2 साल। तो ऑप्शन टिक करेंगे 6 महीना, 6 मंथ। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग 21 वर्ष, 21 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का दूसरा राज्य था
जिसने पंचायती राज संस्थाओं PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूट पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित की थी। तो ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो याद रखेंगे ऑप्शन 4 बिहार होगा। ये है अपना बिहार। रहता है और टीआई दायर के तहत ये आपको सूचना का अधिकार आंदोलन सूचना का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था आपको पंचायती राज व्यवस्था में, आपको यह बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में बिहार में कितना प्रतिशत छूट है और अन्य राज्यों में कितना प्रतिशत छूट है। तो पंचायती राज व्यवस्था जैसे आप मुखिया, वार्ड, सरपंच, उप सरपंच, पंच, ये सब का जो चुनाव होता है उसमें उसी को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में है। तो बिहार में कितना आपको कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र कैसा है? तो देखिए भारतीय लोकतंत्र वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड में कर सकते हैं प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। ठीक है, पहला क्वेश्चन सही है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली देखिए 2007 से पहले आपको राजतंत्र था, मतलब राजतंत्र मतलब राजा होते थे, लेकिन यहाँ पे नेपाल में वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली वर्तमान में 2025 में जो अभी जो 2007 के बाद तो शासन प्रणाली जो है वो लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। ठीक है, आपको बताने कि नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है और नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो आपको बताने कि नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आइए नेपाल की शासन प्रणाली के अंतर्गत अध्ययन करते हैं हम नेपाल की शासन प्रणाली कैसी थी और किस आधार पर बांटा गया इसे। तो याद रखेंगे नेपाल की शासन प्रणाली एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। नेपाल की शासन प्रणाली एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ संसदीय प्रणाली लागू है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू है। यहाँ राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं, और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। तथा संविधान 2015 के तहत 7 प्रांतों में बांटा गया। इन्हें 7 प्रांत मतलब 7 प्रोविंसेस, 7 राज्य, जिसमें प्रतिनिधि सभा लोअर हाउस और राष्ट्रीय सभा अपर हाउस के साथ स्वतंत्र न्यायपालिका है। आइए अब इनके MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेपाल की शासन प्रणाली पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण MCQ। नेपाल में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? नेपाल में याद रखेंगे ऑप्शन ए है एकात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन डी साम्यवादी राजतंत्र। ऑप्शन बी टिक करेंगे हम लोग। ऑप्शन बी संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेपाल का औपचारिक नाम क्या है? ऑप्शन ए नेपाल राज्य किंगडम ऑफ नेपाल, संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, सी नेपाल गणराज्य रिपब्लिक ऑफ नेपाल, डी लोकतांत्रिक नेपाल डेमोक्रेटिक नेपाल। तो यहाँ याद करेंगे हम लोग ऑप्शन बी सही होगा, संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल। नेक्स्ट, नेपाल में राजशाही को कब समाप्त किया गया और गणराज्य स्थापित किया गया? राज्य मतलब लोकतंत्र। याद रखेंगे 2008 नेपाल में राजशाही को समाप्त किया गया 2008 में और गणराज्य की स्थापना की गई मई 2008 था। नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेपाल की वर्तमान संविधान कब लागू हुआ? तो याद रखेंगे नेपाल की वर्तमान संविधान 2015 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी।
नेपाल की संसद के कितने सदन है? तो याद रखेंगे, नेपाल की संसद के 2 सदन है, एक प्रतिनिधि सभा और एक राष्ट्रीय सभा। ऑप्शन नंबर बी। 2 सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेपाल में राज्य के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, सी किंग राजा बादशाह, डी मुख्यमंत्री। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति होगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहाँ देखेंगे पहले नेपाल के राज्य के प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, नेपाल का संविधान किस व्यवस्था के तहत देश को विभाजित करता है? तो आंसर होगा, ऑप्शन है जिलों में, प्रांतों में, मंडलों में, क्षेत्रों में। तो ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग, प्रांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए विद्यादेवी भंडारी, ऑप्शन बी राम राजा प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी रामवरण यादव, ऑप्शन डी खिलराज रेग्मी। तो ऑप्शन सी टिक करेंगे हम लोग, रामवरण यादव, डॉक्टर रामवरण यादव। नेक्स्ट क्वेश्चंस, रामवरण यादव ने कब तक नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो याद रखेंगे, रामवरण यादव ने नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में 2008 से 2015 तक कार्य किया। तो ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। रामवरण यादव किस राजनीतिक दल से संबंधित है? कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी। तो याद रखेंगे, नेपाली कांग्रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन से अनुच्छेद 19 क्या है? आइए अनुच्छेद 19 के बारे में लिखना है। तो अनुच्छेद 19 जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार देता है। स्वतंत्रता का अधिकार के तहत आपको यह कहीं भी किसी देश के किसी भी कोने में, पहले 370 था, 370 में कुछ अलग संविधान थे, उसका ही अलग कुछ संविधान था जो कि जम्मू कश्मीर में दर्ज होता है, लेकिन अब वो 370 हट गया। ठीक है, तो आइए अनुच्छेद 19 में क्या है कि आप देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, आपको रहने का अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है क्योंकि इसमें किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। तो ये जो स्वतंत्रता का जो अधिकार अनुच्छेद 19 में ही गया है। इसमें अनुच्छेद 19 के क में सबसे पहले आता है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता मतलब मीडिया बंधु को देश की चौथी स्तंभ कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 के क में है। आप देखेंगे कि नेता वगैरह जो होते हैं, प्रतिनिधि जो होते हैं, उनसे प्रेस वाले सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, वो अनुच्छेद 19 के क के तहत प्रश्न पूछते हैं। चलिए आगे देखते हैं लोग संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है। संघीय शासन व्यवस्था, राज्य शासन व्यवस्था, दो तरह की व्यवस्था है। देखिए संघीय शासन व्यवस्था, संघीय मतलब जो दिल्ली में सरकार है जिसमें आपको लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहां पर देखिए संघीय, अब राज्य स्तरीय जैसे आपको विधानसभा, विधान परिषद, हम लोग के यहाँ विधानसभा, विधान परिषद दोनों है। ठीक है, तो आइए संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है। संघीय शासन में जब लोग बैठते हैं तो विभिन्न धर्म जाति और विभिन्न क्षेत्र से लोग आते हैं और अपनी अपनी बातों को रखते, अपने क्षेत्रों की समस्याओं को रखते हैं। लेकिन वहां पर संघीय शासन जो व्यवस्था में सरकार बैठी हुई है वो सभी लोगों के क्षेत्रीय विविधता को सम्मान करती है। ठीक है, उसके भाषा को, उसकी समाज को, उसके प्रतिनिधि को, तो क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना इस संघीय शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा विशेषता है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना। जैसे अभी बिहार की सीमा को बदला जाएगा, अगर या मुंबई की सीमा को बदला जाएगा, यानी सीमा बदलने का अधिकार जो संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत संघ सरकार की है, न कि राज्य सरकार की। यह संघ सरकार के अंतर्गत है। जैसे आप देखते हैं बॉर्डर पर सीमा शुल्क लगता है देश की बॉर्डर पर, तो वो सभी जो सीमा शुल्क है वो संघ शासन व्यवस्था यानी संघ सरकार के अंतर्गत जाती है। ठीक है, राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आती है। तो संघीय शासन व्यवस्था का हम विशेषता रखेंगे राष्ट्रीय एकता और अखंडता में को बनाए रखना, क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना।
आइए, राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं की क्या भूमिका है, क्वेश्चन को समझते हैं। राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं की अहम भूमिका है। आप देख रहे हैं कि जैसे कि आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, राष्ट्र की एकता में महिलाओं की क्या भूमिका है, तो इस संदर्भ में इसका उत्तर यह लिख सकते हैं कि राष्ट्र की एकता में महिलाओं की बहुआयामी मल्टीडायमेंशनल बहुआयामी भूमिका है। वे संस्कृति और संस्कारों की वाहक बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी मूल्य हस्तांतरित करती है। सामाजिक और राष्ट्रवादी आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी से देश को मजबूती देती हैं। आर्थिक रूप से सशक्त होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान करती हैं और अपने नेतृत्व व नवाचार से समाज को आगे बढ़ाती हैं, जिससे राष्ट्र का समग्र विकास होता है और एकता मजबूत होती है, क्योंकि वे परिवार, समाज और देश को जोड़ने वाली एक शक्ति होती है। अभी आप देख सकते हैं राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने की क्या उपाय है। तो 3 उपाय मुख्यतः यहाँ पे वर्णन किया गया है, समझेंगे। पहला है दल बदल कानून का समुचित कार्यान्वयन। अब ये दल बदल कानून क्या, समझिए। दल बदल कानून का समुचित कार्यान्वयन, समुचित उपाय कर दिए, समुचित उपाय। अब देखिए, राजनीतिक दलों को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या उपाय है। पहला है कि दल बदल का समुचित उपाय, दल बदल कानून का समुचित उपाय पहला हो गया। दूसरा आपको देखेंगे कि बनाने के उपाय क्या है। दूसरा है आपको न्यायपालिका के आदेशों का पालन। अब न्यायपालिका के आदेशों का पालन, न्यायपालिका के आदेशों का पालन, आदेशों का पालन, ठीक है। तीसरा देखिएगा, आपको प्रभावशाली बनाने का उपाय है दलों में आंतरिक लोकतंत्र, दलों में आंतरिक लोकतंत्र। अब इनके बारे में समझने का प्रयास करें, हालांकि किताब में ऐसा कुछ नहीं इसके बारे में, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। दल बदल कानून क्या, दल बदल कानून का समुचित उपाय, दल बदल का समुचित उपाय दल बदल कानून बना देना। यह दल बदल कानून क्या होता है कि जैसे किसी की सरकार बनी है और उसमें जो विधायक, मान लीजिए कि बिहार में यहाँ पे सरकार जो बनी है भाजपा और जदयू, मैं राजनीतिक से कोई विशेष संबंध नहीं है मेरा, बस एक बताने के लिए बता रहे। तो उसके कुछ विधायक अपना दल बदल लेंगे ताकि सरकार गिर जाए। अब जिस विधायक को मंत्री बनना है और उसे नहीं बनाया जाए, तो वो क्या करते हैं, नाराज होकर के, असंतुष्ट होकर के वो अपना दल बदल लेते हैं, जिससे दूसरे दल में चल जाते हैं, तो उनको वहां पे मंत्री बना दिया था। लेकिन एक कानून आया, अनुसूची 10वीं और अनुच्छेद 52 के तहत एक दल बदल कानून बनाया गया। दल बदल कानून में बनाया गया कि अगर आप एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं तो आपकी विधायकी रद्द कर दी जाएगी। इस दल बदल कानून के तहत ये लाया गया। तो यह दल बदल कानून का समुचित उपाय, यानी दल बदल का समुचित उपाय किया गया, दल बदल कानून बना करके, ठीक है। इसमें अनुच्छेद मायने हैं, अनुसूची मायने हैं। कानून के बारे में न्यायपालिका के आदेशों का पालन, जैसे राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायपालिका है, वो जो न्याय दर है उसका पालन करना चाहिए प्रत्येक राज्य को, क्योंकि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बैठा है, वो प्रत्येक राज्यों के लिए बराबर की तरह, आपको समतुल्य की तरह आपको वो आदेश देगा कि ये चीज नहीं, ये चीज करना चाहिए, तो उसको आदेशों का पालन होना चाहिए। दलों में आंतरिक लोकतंत्र मतलब किसी भी नेता को, विधायक को, सांसद को आपको बोलने का अधिकार होना चाहिए, तभी आप उसको प्रभावशाली बना सकते हैं। अपने राजनीतिक दलों लिखा है दोस्त, अपने राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बना सकते हैं कि आप उससे दलों को आंतरिक लोकतंत्र मतलब उसको कुछ करने, उसको कुछ बोलने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, ताकि वो खुल के बोल सके, ठीक है। तो हम जो बोले हैं अभी, और कुछ लिखना नहीं है, आपको समझाने का तौर और तरीका है। इसमें त्रुटियां भी हो तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। बस ये 3 लिखना है आपको। नेक्स्ट, आइए नगर निगम के कार्य के बारे में, हालांकि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में बता रहे हैं, अथवा में क्वेश्चन ये दिया नगर निगम के कार्य, पहले इसको समझते हैं हम लोग। नगर निगम के कार्य क्या, देखिए नगर निगम हो चाहे नगर परिषद चाहे नगर पंचायत हो, सबके कार्य लगभग कॉमन एक ही, लगभग कुछ एक ही होते हैं, ठीक है। तो वैसे आप लोग उस वहां पे अगर कुछ संदेह होंगे तो कुछ चीजों को याद कर लेंगे, लेकिन सबके कार्य लगभग वही रहते। अब पानी पीने की, जहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था करना, तो ये नगर निगम का भी कार्य, नगर पंचायत का भी, नगर परिषद का भी कार्य है। तीनों को तो कार्य, पानी पीने के लिए क्या दूसरा कोई व्यवस्था थोड़ी करेगा, तो नगर पंचायत भी कर सकता है, नगर निगम भी कर सकता है, नगर परिषद भी कार्य कर सकता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि नगर निगम के कार्य क्या है। नगर निगम शहरी इलाका में होता है। पहला कार्य है इसमें
कि कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करना। भाई नगर परिषद भी कराता है, नगर पंचायत भी कराता है। ठीक है। दूसरा कार्य है दूसरा है पीने की पानी का प्रबंध कराना। हालांकि तीसरा कार्य पीने की पानी का प्रबंध कराना। अगला है कि गलियों, पुलों, उद्यानों की सफाई एवं निर्माण कराना। ठीक है। दुग्धशाला, डेयरी फार्म की स्थापना, प्रबंध कराना, आग बुझाने के लिए प्रबंध कराना, मनोरंजन गृह का प्रबंध कराना, जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रेशन पंजीकरण का प्रबंध कराना, नगर की जनगणना कराना, नए बाजारों का निर्माण कराना, नगरों में बस चलवाना, शमशान घाट कब्रिस्तान का देखभाल करना, गृह उद्योग एवं नगरीय सरकारी भंडारों की स्थापना करना। साथ ही आप नगर निगम के यहाँ पे तमाम स्क्रीनशॉट में कुछ देख रहे होंगे, लाइन दिया गया होगा, आप उसको एक बार देखने का प्रयास करें, नगर निगम के कार्य क्या है। ठीक है। वैसे नगर निगम के शमशान घाट का निर्माण करना, खेलकूद के लिए ग्राउंड का निर्माण कराना, ठीक है, पानी पीने की समुचित व्यवस्था करना, विद्यालय की प्रबंध कराना। अभी आप देखें दल बदल कानून। दल बदल कानून के बारे में पढ़ें हम लोग। आइए विस्तार से जान दल बदल कानून के बारे में समझेंगे। जो विधायक एक पार्टी के लिए चुने जाते हैं और फिर मंत्री पद या वित्तीय लाभ के प्रलोभन के कारण दूसरी पार्टी में जाना अधिक सुविधाजनक समझते हैं तथा पार्टी बदल लेते हैं, इसे दल बदल के रूप में जाना जाता है। यह चुनावी जनादेश का उल्लंघन माना जाता है। यानी अपने लाभ के लिए वो एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, तो इसे हम लोग दल बदल के रूप में जानते हैं। भारत इसके लिए इसे रोकने के लिए इससे होता क्या था कि लोग दल बदल लेते थे तो राजनीतिक अस्थिरता आ जाती थी। उस पार्टी का बहुमत कम होने के कारण सरकार गिर जाती थी। पुनः चुनाव या पुनः दूसरी प्रक्रिया के द्वारा, अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा सरकार अपना मत जुटाते थे, बहुमत एकजुट करते थे, फिर उसको राज्यपाल के सामने पेश करना पड़ता था। इस तरह से राजनीतिक अस्थिरता आ जाती थी। इसे रोकने के लिए भारत के संविधान में 52वां अनुसंधान संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। यह संशोधन एक दल से दूसरे दल में दल बदल के मामले में संसद और विधानसभा में सदस्यों की अयोग्यता प्रदान करता है। में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची के 52वां अनुच्छेद में जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया ये, और यह 15 फरवरी 1985 से लागू है। आइए एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची शेड्यूल में जोड़ा गया है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं। तो ऑप्शन टिक करेंगे आप लोग। 10वीं अनुसूची। दसवीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून भारत में कब लाया गया? 1980, 1985, 1990, 1995। उसका आंसर होगा 1985। 1985। नेक्स्ट क्वेश्चंस। यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के कितने समय के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है? क्वेश्चन है, यदि कोई निर्दलीय सदस्य यानी जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जीतने के कितने समय के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है जिसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो आंसर होगा 6 महीना। 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चंस।
इस कानून का मुख्य उद्देश्य मतलब दल बदल कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सांसदों को अधिक स्वतंत्रता देना, राजनीतिक अस्थिरता को रोकना, विधायकों द्वारा दल बदल पर अंकुश लगाना। सी ऑप्शन है मंत्रियों की संख्या बढ़ाना। ऑप्शन डी राष्ट्रपति चुनाव में सुधार लाना। ऑप्शन बी टिक करेंगे, राजनीतिक अस्थिरता को रोकना और विधायकों द्वारा दल बदल पर अंकुश लगाना। नेक्स्ट